हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और ये जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में नारीवादी आंदोलन पर एक नोट लिखिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत में नारीवादी आंदोलन पर एक नोट्स लिखना है आप लोगों को। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है भारत में नारीवाद। ठीक है, भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उनका बचाव करने के उद्देश्य से आंदोलन का एक समूह है। ठीक है, यह भारत के समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों की संकल्पना है। दुनिया भर में अपने नारीवादी समकक्षों की तरह भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान पहुंच का अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों जैसे कि वंशानुगत कानून और सती जैसे प्रथा के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी है। भारत में नारीवाद के इतिहास के 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब यूरोपीय उपनिवेशवादी सती का सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे। दूसरा चरण 1915 से, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई स्वतंत्र महिला संगठन उभरने लगे। और अंत में तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद, जहाँ शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय नारीवादी आंदोलन द्वारा की गई प्रगति के बावजूद आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं को अभी भी भेदभाव के कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भारत के पितृसत्तात्मक जो कि पूर्वजों से हमारा जो मिलता हुआ संस्कृति है वही है पितृसत्तात्मक, ने भूमि स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने और शिक्षा तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया। पिछले 2 दशकों में लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति भी सामने आई है। भारतीय नारीवादियों के लिए इसे अन्याय के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा जाता है। जैसा कि पश्चिम में भारत में नारीवादी की कुछ आलोचना हुई है, विशेष रूप से पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने और गरीब या निम्न जाति के महिलाओं की ज़रूरतें और प्रतिनिधित्व के उपेक्षा करने के लिए उनकी आलोचना की गई है। ठीक है, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई जाति विशेष के नारीवादी संगठनों और आंदोलन का उदय हुआ। आप लोग देखबे करते हैं कितना महिला आयोग, कौन आयोग बना है, तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को इज्जत होना चाहिए। और हमारे यूपीएससी के जो टॉपर जो हैं, हमारे 3 लड़कियां हैं, जो जाबाज लड़कियां, और 3 लड़कियां का किया है यूपीएससी टॉप करी हैं, 1st, 2nd एंड 3rd रैंक तीनों पे कब्जा जमा के रखी है। तो कोई भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करे। ये भेदभाव करना, जो भी अभी तक भेदभाव कर रहे हैं वो बंद कर दें। लड़कियां भी बहुत पढ़ती हैं, लड़कों से कम नहीं हैं। देखिए, भारतीय नारीवादियों को भारतीय समाज में कुछ ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो पश्चिमी समाज में मौजूद नहीं है या प्रचलित है, जबकि भारतीय नारीवादियों का अंतिम लक्ष्य अपने पश्चिमी समकक्षों के समान है। नारीवाद का उनका संस्करण भारत के आधुनिक पितृसत्तात्मक समाज में जिस तरह के मुद्दों और परिस्थितियों का सामना करता है, उससे निपटने के लिए कई तरह से भिन्न हो सकता है। भारतीय नारीवादी अपने समाज की पितृसत्तात्मक संरचना को विभिन्न तरीके से चुनौती देने का प्रयास करती है। संपत पाल देवी एक पूर्व सरकारी कर्मचारी और 5 बच्चों की मां है, जिन्होंने भारत में पली बढ़ी, अपने समुदाय के भीतर घरेलू दुर्व्यवहार और हिंसा को देखा। नतीजतन उसने गुलाबी गैंग के नाम से जाने वाला एक सतर्क समूह शुरू करने का फैसला किया, जो दुर्व्यवहार करने वालों को ट्रैक करता है और उन्हें बांस की डंडों से पीटता है, जब तक कि यह नहीं माना जाता है कि उन्होंने पश्चाताप किया है और पीड़ितों का पर्याप्त बदला लिया गया है। धर्म के क्षेत्र में भारतीय नारीवादी हिंदू धर्म में देवी देवताओं की शक्तिशाली छवि की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे भारतीय समाज मातृसत्तात्मक
पूर्व इतिहास की ओर भी इशारा करते हैं और इस तथ्य पर जोर देते हैं कि भारतीय इतिहास के ऐसे दौर रहे हैं जो पितृसत्तात्मक नहीं थे और ऐसे समुदाय मौजूद थे जो बड़े पैमाने पर महिला केंद्रित और मातृसत्तात्मक थे। भारतीय महिलाएं दमनकारी पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अस्तित्व के लिए बातचीत करती है। उम्र क्रमिक स्थिति मूल के परिवार के माध्यम से पुरुषों के साथ संबंध विवाह और प्रजनन और पितृसत्तात्मक विशेषताएं। पितृसत्तात्मक विशेषताओं के उदाहरण में दहेज, पालन पोषण करने वाले पुत्र आदि, नातेदारी, जाति, समुदाय, गांव, बाजार और राज्य शामिल है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में कई समुदाय जैसे केरल के नायर, मैंगलोर के सेट्टी, कुछ मराठी कुल और बंगाली परिवार मातृसत्तात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इन समुदायों में परिवार के मुखिया सबसे बुजुर्ग पुरुष की बजाय सबसे बुजुर्ग महिला होती है। सिख संस्कृति को भी अपेक्षाकृत लिंग तटस्थ माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त समुदायों में से कुछ हैं मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय और इस प्रकार अधिक समतावादी होने के लिए जाने जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता अनुज कुमार मणिपुर के अनुसार एक मातृसत्तात्मक समाज है, लेकिन यह विद्वानों का आकलन नहीं हो सकता है। मणिपुर पर मजबूत राजवंशों का शासन था और सीमाओं के विस्तार किसी भी बाहरी खतरे को कुचलने आदि की आवश्यकता न पुरुषों को शामिल किया, इसलिए महिलाओं को घरेलू मोर्चे के कमान संभालनी पड़ी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक परिस्थितियों और मूल्यों ने महिलाओं के मुद्दों को पश्चिमी देशों के सापेक्ष अलग ढंग से प्रस्तुत किया। प्राचीन भारत ने मातृसत्तात्मक परिवार की संस्कृति रही है और धार्मिक साहित्य भी भारतीय समाज में नारी की स्थिति के महत्व को रेखांकित करते हैं, लेकिन सही मायनों में नारीवादी आंदोलन का प्रथम चरण 1850 से 1915 के बीच माना जा सकता है, जबकि उपनिवेशी शासन की जड़ें भारत में मजबूत हुई। उपनिवेशी शासन के आगमन के साथ ही प्रजातंत्र, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की अवधारणा को बल प्राप्त हुआ। राष्ट्रवाद और भेदभावपूर्ण परंपराओं के आत्मविश्लेषण ने जाति व्यवस्था और लैंगिक समानता संबंधी सामाजिक सुधारों के आंदोलन को जन्म दिया। भारत में प्रथम चरण के नारीवादी आंदोलन को पुरुषों जैसे कि राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन के केंद्र में सती प्रथा, विधवा विवाह, महिला साक्षरता, महिला संपत्ति अधिकार आदि ऐसे मुद्दे थे जिनके कानूनी और तौर पर समाधान करने का प्रयास किए गए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने के लिए सोचा और उन्होंने सती प्रथा, विधवा विवाह, महिलाओं साक्षरता, महिला संपत्ति अधिकार आदि ऐसे मुद्दे थे, ठीक है ना, इस पे ध्यान उन्होंने केंद्रित किया। नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण 1915 से 1947 तक माना जा सकता है, जबकि संपूर्ण देश में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का वातावरण बन गया था। गांधी जी ने महिलाओं को भूमिका का घरेलू एवं पारिवारिक परिवेश से आगे निकाल कर राष्ट्रीय आंदोलन में समायोजित किया। इस चरण में महिलाओं की समस्या से संबंधित विभिन्न संस्थाएं जैसे अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस और भारतीय महिला राष्ट्रीय परिसंघ आदि संस्थाओं का उदय हुआ। इस काल में नारीवादी आंदोलन के केंद्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, महिला मताधिकार, कम्युनल अवार्ड और राजनीतिक पार्टी में नेतृत्व भूमिका आदि मुद्दे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों का भविष्य के प्रति सचेत किया। आगे चलकर इस तथ्य ने संविधान में महिलाओं के लिए मताधिकार, नागरिक अधिकार, समान वेतन, स्वास्थ्य एवं शिशु देखभाल आदि से संबंधित रक्षोपाय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक तथ्य उल्लेखनीय है कि भारतीय महिलाओं को अपने अधिकारों के कानूनी संरक्षण के लिए वो संघर्ष नहीं करना पड़ा जो पश्चिमी देशों की महिलाओं ने किया। यह बात अलग है कि विशिष्ट सामाजिक संरचना और परंपराओं के चलते अभी भी महिलाओं के प्रजातांत्रिक अधिकारों को व्यवहारिक मान्यता अपेक्षानुरूप नहीं मिल पाई है। संपूर्ण विश्व में नारीवादी के नवीन तरंग के बीच 1974 से लेकर आगे तक के समय काल में को भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण कहा जा सकता है। इस काल में इंदिरा गांधी जैसे लौह महिला का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। इस काल में नारीवाद ने अपने परंपरागत स्वरूप को त्यागना और एक नवीन आयाम में उभर कर सामने आया।
इस काल में महिलाओं ने अपनी स्थिति को बदले हुए गर्भपात, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, प्रजनन अधिकार, लैंगिक स्वतंत्रता, वेश्यावृत्ति, सम्मान वेतन, विवाह विच्छेद, शिक्षा आदि अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की। स्वतंत्र भारत में मेधा पाटकर, मधु किश्वर, बृंदा करात, अमृता प्रीतम, कुसुम अंसल, किरण बेदी आदि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारतीय महिलाओं का अधिकारों की लड़ाई की आगे बढ़ाया है और महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी है। भारत वर्तमान में समलैंगिकता और राजनीतिक आरक्षण जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि नई पीढ़ी के नारीवादियों के लिए चुनौती के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़ करके जाइएगा आप लोग। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।